होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अब हम अपने पहले वाले लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिक इनहेरिटेंस क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, सब हमने देखा था। तो आज हम डीएनए के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपको इस नोटबुक के स्ट्रक्चर में दिख रहा है, उससे पहले हम डीएनए के कुछ बेसिक फीचर्स देखते हैं। ठीक है, कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो डीएनए है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है वो आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ मैं। एंड ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये अपोजिट पोलैरिटी से मिलकर बनी होती है। जैसे कि इसमें अगर वन चेन जो है वो 3 to 5 की पोलैरिटी से चल रही है, तो उसकी जो अपोजिट चेन है वो 5 to 3rd पोलैरिटी से चलेगी। ठीक है, एंड ये राइट हैंडेड कॉइल्ड होती हैं। अगर हम देखें ये जो 1 टन कंप्लीट हो रही है, इसको हम बोलते हैं पिच। ये जो पिच होती है वो 3.4 नैनोमीटर की होती है। एंड ये कंप्लीट पिच में टोटल 10 बेस पेयर्स आते हैं। एंड 2 बेस पेयर में कितना डिस्टेंस होता है, 2 बेस पेयर में होता है 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस। एंड यहाँ पे क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस। दोनों नाइट्रोजन बेस कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही दोनों जो चेन है आपस में जुड़ी हुई होती है, आपस में अटैच्ड होती हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो बैकबोन है वो शुगर एंड फॉस्फेट की मिलके बनी होती है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर ढूंढा था कि ये कैसे पता चला, ये जो स्ट्रक्चर दिया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, एंड ये उन्होंने कैसे देखा था, उन्होंने देखा था यूजिंग एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा का यूज़ करके उन्होंने इस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया था। इस स्ट्रक्चर को वैलिड भी किया था चारगफ रूल ने। ठीक है, चारगफ ने अपना कुछ रूल्स दिए थे, उस रूल ने भी स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से वैलिड किया था। वो अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि 3 to 5 पोलैरिटी क्या होती है, 5 to 3rd पोलैरिटी क्या होती है, उस सब के बारे में समझेंगे। सो नाउ कम्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी। डीएनए के स्ट्रक्चर में जो हम 3 to 5, 5 to 3rd लिखते हैं, एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या होता है। जब भी हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं तो उसकी डायरेक्शन हमेशा 5 to 3rd होती है। ऐसा क्यों होता है कि 5 to 3rd डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? सो देखो, हमने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड बेस। ठीक है, अगर फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। लेकिन अभी बात चल रही है न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये तीनों चीज़ें होना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे होंगे। अब वो एक दूसरे के साथ सारे अटैच हो जाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी, क्योंकि वो बहुत सारे हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, सो देखो, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर रोल आता है मेन इस शुगर ग्रुप का। 5 कार्बन की शुगर है, इसके अंदर जो 3rd कार्बन नंबर पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, वो लोन पेयर अटैक करेगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर। फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर जब ये अटैक करेगा तो ये तो ऑलरेडी बॉन्डेड है, तो इसको क्या करेगा, ये अटैक तो कर देगा, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी बॉन्डेड है तो इसको अपने पीछे वाले दोनों फॉस्फेट को रिमूव करना पड़ेगा। एंड वो इस पायरोफॉस्फेट वाले ग्रुप को रिमूव करेगा, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होगी। एंड जब ये एनर्जी रिलीज़ होगी, उसी एनर्जी की वजह से बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन दोनों के बीच में। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों बनेगा, क्योंकि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तो ऑलरेडी बना हुआ है इस फॉस्फेट एंड यहाँ के ग्रुप में। इन दोनों के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो क्योंकि दोबारा 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में दोबारा एक बार और ये बॉन्डिंग बन रही है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, चारगफ रूल। इसी वजह ड्यू टू दिस डीएनए ऑलवेज मेंटेन इट्स परफेक्ट शेप। इसी रूल की वजह से डीएनए जो है वो अपनी परफेक्ट शेप में रहता है। कौन सी शेप है डीएनए की? द फेमस डबल हेलिक्स। ठीक है, हम जानते हैं कि डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, सो अब रूल क्या है ये, उससे पहले जानते हैं कि ये रूल आया कहाँ से, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई। सो 1949 एंड 1950 में एक साइंटिस्ट है एरविन चारगफ, उन्होंने कुछ डिफरेंट स्पीसीज से डीएनए के सैंपल लिए थे। ह्यूमन से लिए, बैक्टीरिया से, प्लांट से, एनिमल में, डिफरेंट स्पीसीज से उन्होंने डीएनए के सैंपल लिए एंड उन्होंने एनालाइज किया कि कुछ पैटर्न्स जो है वो हर लिविंग बींग्स में सेम है। ठीक है, उन्होंने कुछ पैटर्न्स एनालाइज किए थे जो हर लिविंग बींग्स में सेम है। वो क्या पैटर्न थे? उन्होंने देखा इन डीएनए सैंपल जितने अमाउंट में एडेनिन प्रेजेंट है उतने ही अमाउंट में थाइमिन भी प्रेजेंट है, एंड जितने अमाउंट में ग्वानिन प्रेजेंट है उतने ही अमाउंट में साइटोसिन भी प्रेजेंट है। तो उन्होंने देखा कि जो अमाउंट है प्यूरिन का वो पिरिमिडीन के इक्वल है। ठीक है, वो हर एक लिविंग बींग के सैंपल में उन्होंने सेम देखा।
क्वांटिटी उनकी अलग अलग हो सकती है कि वन स्पीसीज में वो 40% मिल रहा है, 60% मिल रहा है, मीन्स क्वांटिटी उनकी स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकती है, बट एडेनिन एंड थायमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन का अमाउंट सेम ही मिलेगा, यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडिन का अमाउंट सेम मिलेगा। कुछ जैसे एडेनिन है उसका अमाउंट हमेशा थायमीन के जितना ही मिलेगा। ये चीज़ उन्होंने कॉन्स्टेंटली देखी हर एक लिविंग बींग के सैंपल में, ठीक है। हाँ, उनकी रेशो वेरीज कर सकते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज। सो उनके हिसाब से फिर उन्होंने 2 रूल आए, ठीक है। पहला रूल था उनका, सो फर्स्ट रूल इज बेस पेयर रूल। बेस पेयर रूल में वो क्या कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमीन, ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, ठीक है। मीन्स प्यूरिन जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, पिरिमिडिन के इक्वल होगा। दिस इज हिज फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकेंड रूल इज एडेनिन प्लस थायमीन का रेशो अगर हम देखें ग्वानिन प्लस साइटोसिन, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं 80/GC, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक स्पीसीज के अंदर। यानी कि अगर ह्यूमंस के अंदर GC का कंटेंट यानी कि GC की क्वांटिटी अगर 40% है तो वो पूरे ह्यूमन बींग्स के अंदर 40% ही रहेगी, एंड पूरी बैक्टीरिया की स्पीसीज़ के अंदर 60% ही रहेगी। यानी कि एक स्पीसीज़ के अंदर इनकी अमाउंट क्या होती है, इनकी रेशो जो है वो हमेशा सेम रहता है विद इन वन स्पीसीज। सो वाई दिस रूल इज़ इम्पॉर्टेंट? These observations helped Watson and Crick in 1953 to propose this double helical structure of model, ठीक है। सो इन्हीं ऑब्जर्वेशन की वजह से वॉटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल को प्रपोज किया था कि हाँ अब ये इस तरीके से है। उन्होंने पूरी पॉइंट्स अपने रखे थे अपने स्ट्रक्चर के, क्योंकि अगर एडेनिन थायमीन के साथ है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ है, तभी वो अपनी प्रॉपर स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाता है वो स्ट्रक्चर। जैसे हम एक जिप का एग्जांपल ले सकते हैं कि जिप की जो एक साइड है वो तभी दूसरे साइड के साथ पूरी तरीके से स्टेबल और अच्छे तरीके से बंद हो पाती है अगर उनके स्ट्रक्चर एक दूसरे में अच्छे से फिट हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है, अगर दूसरे में यहाँ पे साइटोसिन होगा तो वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एडेनिन है एंड सेकंड में थायमीन है, देन ओनली वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे एंड वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना पाएंगे। अब देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो जनरली इसी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, लाइक इफ़ अ DNA सैंपल इज 30% एडेनिन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। अगर एडेनिन 30% है तो थायमीन भी 30% ही रहेगा, ये हमने रूल में देखा है। सो टोटल कितना हो गया 60% एंड बचा कितना 40%। तो 40% में से भी ग्वानिन एंड साइटोसिन इक्वल प्रेजेंट होगा, तो ग्वानिन भी कितना हो गया 20 एंड साइटोसिन 20, तो अमाउंट ऑफ ग्वानिन 20%।